नार्को टेस्ट कराए देशमुख का, कैसे नहीं बकेगा कि वो पैसा कहाँ जाता था जो 100 करोड़ की उगाई आती थी, किस किस के पास जाती थी। ये अरबोपति बने हुए हैं, इन पे इतना अरबों पैसा आया कहां से, मुझे कोई बताए। सारी महाराष्ट्र की मंडियां शरद पवार कंट्रोल करता है। इन सारे क्रिमिनल्स को अंदर करना होगा, चाहे वो कितने से कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे वो शरद पवार क्यों ना हो और चाहे वो उद्धव ठाकरे क्यों ना हो। घर के अंदर शशांक राजपूत को आत्महत्या बोल दो, साधुओं की हत्या हो जाए, उस पर ऊपर किसी को ना पकड़ो, जो नेवल कर्मचारी कोई लिखते फेसबुक के ऊपर उसको घर पे जाके उसकी पिटाई कर दो। ये राज है महाराष्ट्र के अंदर। ये वो तो नोटी बॉय का मैं जिक्र ही नहीं करता हूं। उस जैसा दिमागी पैदल जो है ना, उसको दिमाग में कोविड के इंजेक्शन की जरूरत है, उसे कोविशील्ड उसके दिमाग में लगाई जानी चाहिए। नमस्कार, आज हमारे साथ है प्रोफेसर कपिल कुमार और आइए सीधा जुड़ते हैं उनसे और पूछते हैं सवाल। महाराष्ट्र को लेकर एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे होते नजर आ रहे हैं। एनआईए जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, आज उसमें सचिन वाजे के करीबी रियाज काजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, 20 दिसंबर 1920 के दिन रिपब्लिक चैनल पे बोलते हुए पूछता है भारत में मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था ये कि भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का एक तरीका है ये, और बंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ से नष्ट करने के कई तरीके अपनाए गए, आतंकवाद के कई तरीके हैं और ये उनमें से एक तरीका है। और उस समय मैंने ये कहा था कि जितने हैं ये वाघे, ये परमवीर और इनके जो आका हैं, एक वो कौन था वो नवाब जो कहता था कि अर्नब तो गया, मैं कहा ये सब के सब दाऊद से कंट्रोल्ड है। आज तक देखिए वोहरा रिपोर्ट जो है, जो कई साल पहले हुई थी, जिसमें राजनीतिज्ञों के दाऊद के साथ में जो लिंक्स थे उनकी बात थी, उसमें वो जो खास कागजात है वो कभी पब्लिक नहीं किए गए। और ये जितने राजनीतिज्ञ महाराष्ट्र के अंदर बने हैं, ये सारे के सारे दाऊद के साथ मिलकर के, अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर के इन्होंने पैसा कमाया है, इन्होंने देश को धोया है पूरा का पूरा, और वही काम ये आज कर रहे हैं। और अभी एक एक करके देखिएगा और कितने सामने आते हैं। अभी तो एक ये रजा आया है, ठीक है ना, जो देशमुख है, देशमुख का इंटरोगेशन क्यों नहीं कराते? नार्को टेस्ट कराए देशमुख का, कैसे नहीं बकेगा कि वो पैसा कहाँ जाता था जो 100 करोड़ की उगाई आती थी, किस किस के पास जाती थी वो। इनके नार्को टेस्ट क्यों नहीं होते? नार्को टेस्ट सिर्फ नॉर्मल क्रिमिनल के होंगे, ये तो उनसे बड़े क्रिमिनल हैं जो देश को खा रहे हैं। इनके नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराए जाते? इनके नार्को टेस्ट की परमिशन एनआईए क्यों नहीं लेता? खाली संबंध देने से क्या होता है, बुला करके इनको। जी, अनिल देशमुख के करीबियों को भी जो बोल सकते हैं अब है कि सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल बहुत जारी कर दी है और उसमें अब उनके करीबियों को, जो सर्वेंट है, उनको भी अब सम्मन भेजा गया है। भाई देखिए, मैं तो एक सीधी बात कह रहा हूं कि जांच पड़ताल तो ऐसे महीनों लगा देंगे। नार्को टेस्ट कराए ना इनका, नार्को टेस्ट में 2 मिनट में सामने आ जाएगी सच्चाई निकल करके कि किस किस को पैसे कहाँ से उगाई करते थे, कहाँ से पैसा बांटा जाता था, कहाँ से पैसे दिया जाता था और इस पैसे का होता क्या था, इस पैसे का इस्तेमाल क्या होता था। मैं ये जानना ज़रूरी है। खाली यही नहीं कि उगाई हो रही है, उगाई होके ये पैसा कौन लेता था और वो उस पैसे का इस्तेमाल क्या कर रहा था, कितना पैसा इसमें से आतंकवाद में जाता था या और क्रिमिनल एक्टिविटी में जाता था, वहाँ तक जाना चाहिए। मुझे आज एक बात समझ में नहीं आती, आज भी एक खबर आई कि वो पीएफआई के अकाउंट में इतने पैसे पकड़े गए, वो पकड़े गए। हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या कर रहा है? हम बैंक में 10,000 रुपये भी जमा कराएं तो हमारा इनकम टैक्स को चला जाता है कि हमने 10,000 से ऊपर न जमा कराए। इनके खातों के अंदर विदेशों से इतना पैसा आ जाता है, क्यों नहीं ऐसे बैंक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाती जो इन बैंकों में इस तरीके के पैसे जमा होते हैं? ये सारा का सारा एक जुड़ा हुआ वो तंत्र है। ये कोई ये ऐसा तंत्र नहीं है अलग से कि एक चीज़ अलग से आपने पकड़ लिया या एक टेररिस्ट फोर्स ने पकड़ दी, एक पुलिस ने पकड़ दी। ये तो एक कंबाइंड बड़ी चीज़ है। और सीबीआई, एनआईए सब मिलकर के एक एजेंसी क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं एक टीम बन सकती कि खाली एनआईए, सीबीआई, पुलिस, एंटी टेरर स्क्वाड मिलकर के ये एक टीम बनकर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन चीज़ों को, जबकि इनके लिंक सारे के सारे जो है फैले हुए हैं चारों तरफ इस तरीके से। अगर बात करी जाए तो जैसे सचिन वाजे ने खुद कबूला था कि एंटीलिया, जो बोल सकते हैं मनसुख हिरेन की डेथ, और साथ ही साथ जो उन्होंने अंबानी के घर के बाहर जेलेटिन स्टिक्स रखी थी, इससे बड़ी प्लानिंग थी। तो ये तो खुद आतंकवादी गतिविधि है, उसमें तो सरकार सो रही है और उद्धव ठाकरे अभी तक मौन व्रत धारण करे हुए हैं। ये कब कबूला उसने? जब पकड़ा जाने लगा तो कबूला। तब तक वो इनका जो है ब्लू आइड ऑफिसर था, इनका बहुत बढ़िया पुलिस अफसर था जिससे ये काम करवा रहे थे। मैं मान ही नहीं सकता कि सचिन वाजे या परमवीर जो कर रहे थे वो बिना वहाँ के राजनीतिक जो हैं बड़े बैठे हुए उनकी मर्जी के बिना कर रहे थे या उनकी जानकारी के बिना कर रहे थे। तब तो कितनी शान दिखाई थी जब सलीज वाजे ने जाकर के अर्नब घर के गोस्वामी के उसको गिरफ्तार किया था, जाके जैसे टेररिस्ट पकड़ने गए थे 40 पुलिस वाले लेकर के ये लोग जो है। अब क्या हो रहा है इनके सामने?
जिसको चाहे उठा के मर्जी कत्ल कर दो, जिसको मर्जी ऊपर से फेंक के दिखा दो आत्महत्या है, जिसको मर्जी घर के अंदर शशांक राजपूत को आत्महत्या बोल दो, साधुओं की हत्या हो जाए उस पर ऊपर किसी को ना पकड़ो, जो नेवल कर्मचारी कोई लिख दे फेसबुक के ऊपर उसको घर पे जाके उसकी पिटाई कर दो। ये राज है महाराष्ट्र के अंदर ये। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल जो जनता की तरफ से उठ रहा है, जनता बार बार पूछ रही है कि क्यों शांत है और क्यों मौन व्रत धारण कर रखा है उद्धव ठाकरे ने। अब तो शरद पवार का नाम भी शामिल हो गया इस भ्रष्टाचार केस में कि अनिल देशमुख के बाद अब उन पर भी, और साथ साथ अजीत पवार भी शामिल है। कब नहीं था भाई, राजनीतिक सर्कल्स में सब जानते हैं, आईबी वालों से पूछ लो सब जानते हैं, सीआईडी वाले सब जानते हैं किस नेता की कितनी इनकी लेन देन कहां से है, कहां से उनकी उगाई है, कहां इनका पैसा लगता है। ये अरबोपति बने हुए हैं, इन पे इतना अरबों पैसा आया कहां से मुझे कोई बताए। सारी महाराष्ट्र की मंडियां शरद पवार कंट्रोल करता है, आज से नहीं, जब से वो शुगर स्कैम हुआ था जो इंडियन एक्सप्रेस ने निकाला था उस जमाने से पूरी नासिक की मंडी व्यापार की ये कंट्रोल करता है, प्याज की। कहां से पैसा आता है इन पे, सम्राट कहलाते हैं ये। कोई शिक्षण सम्राट बन गया है, कोई शक्कर सम्राट बन गया है वहां पे ये। अरे इनकी किसी ने जांच की कभी ईडी ने कि इन पे इतना पैसे कहां से आए इनके पास? इनकी तो इंक्वायरी तक बंद हो जाती है। तो अब क्या बोलेंगे आपके, जैसे एक के बाद एक चीजें समझ आ रही है सामने, तो उद्धव ठाकरे पर भी एक्शन होगा क्योंकि जनता की बहुत मांग उठ रही है कि अनिल देशमुख ने तो दे दिया इस्तीफा, लेकिन अब उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा देना चाहिए। और संजय राउत बड़े शांत है, जो बड़े फायरब्रांड नेता बने हुए थे और जो बड़ी बकवास करते थे, उन्होंने नोटी बॉय का तो मुझसे जिक्र मत करो, वो तो नोटी बॉय का मैं जिक्र ही नहीं करता हूँ। उस जैसा दिमागी पैदल जो है ना, उसको दिमाग में कोविड के इंजेक्शन की जरूरत है, उसे कोविशील्ड उसके दिमाग में लगाई जानी चाहिए जो बोलता है। लेकिन मेरा सवाल खाली ये नहीं है जनता क्या मांग रही है, मेरा ये मानना है कि देश का कानून क्या है, समझे, और देश के कानून के तहत इन सारे क्रिमिनल्स को अंदर करना होगा, चाहे वो कितने से कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे वो शरद पवार क्यों ना हो और चाहे वो उद्धव ठाकरे क्यों ना हो, इनको बंद करना होगा सबके अंदर। तो आप क्या कहेंगे, जो अभी सेंट्रल फोर्सेस जब बोल सकते हैं जांच पड़ताल जारी है, एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे आ रहे हैं, लेकिन इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे और उद्धव ठाकरे नैतिकता के आधार पर कुछ बोल भी नहीं रहे? किसकी नैतिकता की बात कर रहे हो आप? उसका चीफ मिनिस्टर बनना नैतिकता था उसका क्या? जनता ने उसको चीफ मिनिस्टर बनने की वोट दी थी क्या? कितने जो शिवसेना के जीते हैं उनको जनता ने क्या शिवसेना की वजह से वोट दी थी क्या? ये राजनीति में नैतिकता शब्द भूल जाइए, कोई नैतिकता नहीं है इनके। ये सामंतवादी लोग हैं, अपने परिवारों को बढ़ाने के लिए ये इनका तीनों दलों का एक संगठन है। शरद पवार अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है, सोनिया गांधी राहुल गांधी अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे अपने परिवार को बनाना चाहते हैं। तो ये सत्ता के लिए इनका एक अनैतिक गठन बना हुआ है और उस अनैतिक गठन से आप नैतिकता की क्या कामना कर सकते हैं, उसे भूल जाइए। ये नैतिक नहीं है। ये लोग जब पकड़े जाएंगे और जब इन्हें जेलों में बंद किया जाएगा तब पता चलेगा इनको कि देश का कानून क्या है। तो सर जो सीबीआई अभी सम्मन भेज रही है, सीबीआई ने अब जो रियाज काजी बहुत करीबी है सचिन वाजे के, उसको भी, जिसके सामने बात आई थी कि जो नंबर प्लेट्स में उसके आरोपी माना जा रहा है कि नंबर प्लेट्स और सचिन वाजे के साथ जो षड्यंत्र था और सारी चीजों में मिला हुआ था, तो क्या बोले? ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, नंबर प्लेट और ये चीजें। मेन चीज है उसका कत्ल, ठीक है, और मेन चीज है उसके बाद ये 100 करोड़ की उगाई महीने की। तो कितने महीनों से हो रही थी ये उगाई मुझे बताइए, और वो पैसा कहाँ जा रहा था और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, जिस बात को मैं कह रहा हूँ। ये नेम प्लेट पकड़ दी, ये पकड़ दी, ये तो खैर छोटे मोटे सबूत हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं उसको लेकर के। इसीलिए कह रहा हूँ इसका नार्को टेस्ट क्यों नहीं करते, नार्को टेस्ट कराएं, इसका क्यों नहीं बकेगा ये लेकर के इसको, और सारी एजेंसी मिलके काम कर रही है, अलग अलग एजेंसी के, वो ईडी वो कर रही है, एनआईए वो कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो कर रहा है। अरे एक टीम बनाइए सबकी, एक टीम आपस में एक्सचेंज करे। इस देश में एक रोना हो गया है कि अगर एनआईए की कस्टडी में कोई है और सीबीआई ने उसे इंक्वायरी करनी है, उससे पूछताछ करनी है, तो कोर्ट जाएगा सीबीआई। अरे क्यों नहीं जाए, क्यों? नेशनल कानून है, अगर देश में कानून बदलने की जरूरत है तो देश का कानून बदलें इस चीज के लिए। लेकिन ये जितने भी अपराधी हैं इस तरीके के, ये सब बंद होने चाहिए, देश साफ होना चाहिए इनसे। वैसे अपराधियों के लिए कानून बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो नेता बनके, जो रक्षक बनके भक्षक का काम करे, जो पुलिस ऑफिसर जनता का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि जब एक रक्षक को, एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है जिसमें परमवीर सिंह का नाम है, परमवीर सिंह अब बोल रहे हैं कि अनिल देशमुख का नाम है, इसका नाम है, और उन पर भी जांच जारी है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि अपराधियों के लिए भी कोई कानून सख्त नहीं है। आदमी कत्ल करता है, हाईकोर्ट उसे पैरोल दे देता है, वो आके गवाहों को मार देता है, केस खत्म। मुख्तियार अंसारी को देख लिया हमने, क्या हो रहा है उसके, कैसे राज कर रहा है वो बैठ करके,
तो ये कहना, देश में आज पूरी ज़रूरत है, पूरे जो हमारे कानून हैं उन पे दोबारा निगाह डालने की ज़रूरत है उनके ऊपर, कि कहाँ पे हमें किस तरीके की कानून की ज़रूरत है। और खाली टेररिज्म ही देश विरोधी नहीं है। अब ये जो आर्थिक टेररिज्म चला है, ये जो बौद्धिक टेररिज्म चला है, ये जो मेडिकल टेररिज्म चला है, इस सब के खिलाफ कानून बनाने की ज़रूरत है आज देश को। एक इमेज बहुत ट्रोल हो रही है जो आपने सुना होगा विक्रम बेताल की, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे कुछ बोलते शरद पवार उठकर चले जाएंगे, मतलब पीछे जो सरकार है वो हिल जाएगी। तो क्या बोलेंगे? देखिए, मैं इमेज पे तो नहीं जाऊंगा। मैं एक इतिहासकार हूं, मैं विश्लेषण करता हूं, मैं तथ्यों पे जाऊंगा और तथ्य सबके सामने हैं। किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है, सबूत सारे मौजूद हैं। सवाल है कि किस समय एक पॉलिटिकल विल बनती है इस कंट्री के अंदर उनको अरेस्ट करने की। और मैं तो कह रहा हूं ना, इनके नार्को टेस्ट करा दो। उद्धव साले के सारा जो अभी तक चुप्पी है ना, वो जब नार्को टेस्ट की टेबल पे लिटाया जाएगा ना उसको, और जब नार्को टेस्ट होगा तो अपने आप सब बाहर आना शुरू हो जाएगा। सर, मैंने नार्कोटिक्स का बहुत जिक्र किया, लेकिन इसी मामले में लाकी जो बहुत सारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखा जाता है, जितने मर्डर केस होते हैं उसका सुसाइड का नाम दिया जाता है, तो उन सब में भी नार्कोटिक्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बचाया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी थी इस काम में। ये मैंने उस समय भी ये कहा था कि जिस समय ये दिशा वाला मर्डर हुआ और ये हुए, तो उस समय मैंने कहा था कि दिशा वाले मर्डर वाले दिन जो पुलिस का इंस्पेक्टर उसका इन्वेस्टिगेशन करा गया था, उसके टेलीफोन मोबाइल का रिकॉर्ड निकलवाया जाना चाहिए, थाने का रिकॉर्ड निकलवाना चाहिए। फाइल कैसे गायब हो गई दिशा की सारी इरेज होकर के, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये खाली बात नार्को टेस्ट पे तो आएगी, लेकिन ये जो और चीज़ें हैं हम पे, आज तक वो जिस इंस्पेक्टर ने दिशा की आत्महत्या डिक्लेयर की, उसके मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड लेके क्यों नहीं बाहर निकाल के दिया गया उसका मोबाइल फाइन का रिकॉर्ड जो है। और क्या फिर इनका उद्धव ठाकरे के मोबाइल फाइन के रिकॉर्ड नहीं है क्या, या शरद पवार के रिकॉर्ड नहीं है क्या, देशमुख के रिकॉर्ड नहीं है क्या? देशमुख के घर के सीसीटीवी कैमरे कैसे रोक सकता है देशमुख? उसके यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो इसलिए लगे थे कि वो होम मिनिस्टर था, उसकी सुरक्षा के लिए। तो उन कैमरों को पब्लिक किया जाना चाहिए एजेंसीज के सामने कि उन कैमरों के अंदर क्या है छुपा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे कि बात की गई और एक के बाद एक एनआईए खुलासे कर रही है, साथ साथ सीबीआई ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। अनिल देशमुख के ऊपर गृह मंत्री पर शिकंजा कस रहा है, उसके करीबियों को सम्मन भेजा जा रहा है। अब देखना बहुत अहम होगा कि जो 100 गाय का मामला है, इसके बाद इसकी और क्या सीबीआई खुलासे करती है और नार्को टेस्ट होता है कि नहीं होता, क्योंकि जनता की तरफ से मांग उठती हुई दिख रही है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए और सबूत सबके सामने आने चाहिए, और वो सबूत सोशल मीडिया पर शेयर करने चाहिए और सबके सामने आने चाहिए, तथ्य के आधार पर बात होनी चाहिए। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।